नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रातों रात अपना हो जाएगा पीओके। बस पीएम मोदी को करना होगा ये काम। जयशंकर के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिए संकेत। खबर में आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर मसले का एकमात्र हल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से की वापसी। जयशंकर ने दिया ये बड़ा बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में फिर आएगी शराब की बहार। महागठबंधन की सरकार बनी तो शुरू होगी बिक्री। कांग्रेस एमएलए ने कर दिया है इसका ऐलान। खबर में आगे जिक्र होगा कि अबू आजमी के बयान का नीतीश कुमार के एमएलसी ने किया समर्थन। बीजेपी भड़की, सदस्यता रद्द करने की कर दी मांग। और आगे जिक्र होगा कि 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों से करेंगे संवाद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रातों रात अपना हो जाएगा पीओके। बस पीएम मोदी को करना होगा ये बड़ा काम। जयशंकर के बाद उमर अब्दुल्ला ने दे दिए हैं बड़े संकेत। जी दोस्तों, क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अपना होने वाला है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले कहा था कि अब सिर्फ पीओके को भारत में मिलाना बाकी है। इसके बाद कश्मीर से जुड़े सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। इसके कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वही बात कह डाली। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय पीओके पर कब्जा करने का अच्छा मौका था। केंद्र सरकार को पीओके वापस लेने से किसी ने नहीं रोका है। हमने कारगिल युद्ध के दौरान पीओके वापस ले लिया था। हम फिर से कोशिश करें और इसे वापस लें। हमें इसका वो हिस्सा भी लेना चाहिए जो चीन ने कब्जा कर रखा है। तो सच में भारत पीओके को मिलने वाला है क्या? अगर ऐसा है तो भारत को क्या करना पड़ेगा? पीओके को हासिल करने के लिए भारत को कई स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। इसमें कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक पहलू शामिल है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने कुछ साल पहले ही कर दी है। पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है और इसके पास इतने हथियार, असलहा नहीं है कि वो कुछ दिन की जंग झेल सके। चीन को छोड़कर कोई दोस्त नहीं है जो उसे मदद कर सके। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इज्जत नहीं बची और आतंकिस्तान होने की वजह से इंटरनेशनल एजेंसियां भी दूरी बना रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर मामले का एकमात्र हल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से की वापसी। एस जयशंकर ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, एस जयशंकर ने यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर मसले का एकमात्र बाकी हल है कि पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे वाला हिस्सा है, पीओके है, उसकी वापसी भारत में हो जाए। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ चैथम हॉल में संवाद कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी पत्रकार के जम्मू कश्मीर के मसले के समाधान के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने इसमें से अधिकांश को हल करने के लिए अच्छा काम किया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, विकास और समृद्धि को बहाल करना, चुनाव आयोजित करना जिसमें अभूतपूर्व मतदान दर्ज किया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के चोरी हुए हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब ऐसा किया जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कश्मीर मसला हल हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में फिर आएगी शराब की बहार। महागठबंधन की सरकार बनी तो शुरू होगी बिक्री। कांग्रेस एमएलए ने कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। प्रतिमा दास ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में फिर से शराब की बिक्री शुरू होगी। प्रतिमा दास ने कहा कि जैसे ठेका से शराब की बिक्री पहले होती थी, फिर से वैसे ही शराब की बिक्री होगी। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का यह बयान तब सामने आया जब थोड़ी देर पहले ही तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल कांग्रेस महागठबंधन के अंदर आरजेडी की अहम सहयोगी दल है। ऐसे में कांग्रेस एमएलए ने साफ साफ खुले तौर पर शराबबंदी कानून को खत्म कर शराब की बिक्री करने की घोषणा की है। तो वहीं आरजेडी की ओर से शराब की बिक्री फिर से शुरू करने पर कोई भी बयान नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने यहां कहा कि नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल ताड़ी की बात की जा रही है। ताड़ी के लिए पहले वाला कानून लाया जाएगा। पासी समाज कह रहा है कि निरा योजना पूरी तरह फ्लॉप है और ताड़ी को लेकर पूरा कानून लागू करेंगे। 2016 में बना कानून खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने ताड़ी पर टैक्स खत्म किया था। हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया था। शराबबंदी पुलिस के लिए हथकंडा बन गया है। तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है और शराबबंदी बिहार में फेल हो चुकी है। हम चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त समाज बने, पर बिहार में
कुछ और चल रहा है। 8 सालों में 12,69,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हर महीने औसतन 12,000 गिरफ्तारी होती है। पासी समाज 2% संख्या में है जो खराब स्थिति में है। पासी समाज आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है। पुलिस थाने में ले जाकर पुलिस इनकी पिटाई करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अबू आजमी के बयान का नीतीश कुमार के एमएलसी ने किया समर्थन तो बीजेपी भड़की, सदस्यता रद्द करने की उठा दी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अबू आजमी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए कहा औरंगजेब को महान बताया था। उनके इस बयान की चर्चा केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर पूरे देश में हो रही है। इंडिया ब्लॉक के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे विधानसभा के उनके हमेशा के निलंबन की मांग कर रहे हैं। शिंदे गुट ने भी यही स्टैंड बरकरार रखा है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी से साथ ही जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। हालांकि अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों से करेंगे संवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के तहत 7 मार्च को गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सरकारी योजनाओं से 100% लाभार्थियों को लाभ मिले उस लक्ष्य को हासिल करने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सूरत और नवसारी में 2 विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी गुजरात से दमन के सिलवासा में जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली को 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फुल एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। अब स्कूल में अचानक मारा छापा, मैडम की लगा दी क्लास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार गठन के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। इन दिनों वो ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यहाँ पानी और साफ सफाई से संबंधित दिक्कतों को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अफसरों को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार दोपहर अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के एक सरकारी स्कूल में छापेमारी के लिए पहुंची। यहाँ उन्होंने नल में पानी नहीं आने को लेकर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने पूछा, मैडम इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? नल है तो पानी क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री ने शौचालय में जाकर भी हाल देखा और रजिस्टर की भी जाँच की। उन्होंने स्कूल में व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए। स्कूल के अलावा सीएम ने शालीमार गाँव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गाँव चौक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल, सफाई और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने एक्स पर लिखा कि इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर पर हमले की कोशिश पर भड़का भारत, ब्रिटेन को इशारों में दे दी सख्त हिदायत। जी हाँ दोस्तों, लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में हुई चूक ने भारत सरकार को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे खालिस्तानी समर्थकों और चरमपंथियों की उकसावे वाली हरकत करार दिया। ये घटना तब हुई जब जयशंकर चैथम हाउस में एक कार्यक्रम के बाद अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक खालिस्तानी समर्थक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर उनकी कार की ओर बढ़ने की कोशिश की और भारतीय तिरंगे का अपमान किया। इस घटना ने भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की फुटेज देखी है। चरमपंथियों और अलगाववादियों के इस छोटे समूह की उकसावे वाली गतिविधियों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ऐसे तत्व लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जायसवाल ने ब्रिटेन सरकार से इस मामले में अपने कूटनीतिक दायित्वों को पूरा तरह से निभाने की अपील की और उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाएं पर सख्त कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का तोड़ निकालने में जुटा भारत, 2 अप्रैल से पहले हो सकती है अलग डील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो 2 अप्रैल से कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेंगे। इसमें भारत, ब्राज़ील और चीन जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये कदम अनुचित व्यापार प्रथाओं के जवाब में उठाया जा रहा है। हालांकि भारत को उम्मीद है कि वो चल रही व्यापार वार्ताओं के जरिए इन टैरिफ से बच सकता है।
ट्रंप ने व्यापार संतुलन बनाने के लिए जवाबी टैरिफ लगाने की मंशा जाहिर की है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप की इस घोषणा के समय भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में व्यापार वार्ता के लिए लगभग एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के पास अब नहीं होगी लड़ाकू विमानों की कमी, शुरू होने वाली है तगड़ी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी ने इस जरूरत को सही ठहराया है। पुराने सोवियत विमानों के रिटायर होने और नए विमानों की कमी के चलते वायुसेना के स्क्वाड्रनों ने इनकी संख्या घट रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए नए विमान जरूरी हैं। इसका बजट अरबों डॉलर का होगा और इसमें कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि 1965 के बाद से वायुसेना के स्क्वाड्रन सबसे कम संख्या में हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग जैसे हालात, हजारों लोगों को छोड़ने पड़े घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मानने को तैयार नहीं है। इस कारण दोनों देशों की सीमा पर हालात बिगड़ गए हैं। रमजान के पहले दिन सोमवार को ही सीमा पर स्थिति बिगड़ गई और दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुई और इस कारण हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पड़े। एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 15,000 स्थानीय निवासी झड़पों के कारण लांडी कोटल भाग गए। अफगान सीमा रक्षकों ने बिना चेतावनी की गोलीबारी की, जिसमें सरकारी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका की चीन, कनाडा व मैक्सिको से आर्थिक जंग शुरू, दुनिया पर पड़ेगा असर, बढ़ेगी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया गया आयात शुल्क मंगलवार से लागू होने के साथ ही दुनिया में नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। ट्रंप ने जहाँ कनाडा और मैक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाया तो वहीं चीन के उत्पादों पर यह 20% है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने भी 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिया। ट्रूडो ने कहा कि आयात शुल्क मूर्खतापूर्ण काम है और कनाडा इसे WTO में चुनौती देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चिकन, पोर्क, सोया व बीफ समेत कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। चीन ने अमेरिका से आने वाले सोयाबीन, समुद्री आहार, फल, सब्जियों व डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2/3 बहुमत से जीतेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, गिरिराज सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रदेश भाजपा की कमान एक बार फिर दिलीप जायसवाल के हाथों में दी गई है। मंगलवार को बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। दिलीप मौजूदा समय में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर सेवा दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बिहार की NDA सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। दिलीप जायसवाल को दोबारा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां पर कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा में कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है उसे वो अपनाता है। दिलीप जायसवाल निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भाजपा महासचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हर 3 साल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए नेतृत्व चुना जाता है। आज बहुत खुशी का मौका है जब दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोजगार देने में बिहार अव्वल, कम हो रहा है पलायन, 50 लाख रोजगार का लक्ष्य होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, रोजगार देने में बिहार तेजी से अव्वल बन रहा है और इससे पलायन में तेजी से कमी आ रही है। बिहार में अब 7 निश्चय 2 योजना के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी एवं 38 लाख रोजगार के अन्य अवसर निर्धारित कर दिया गया है। पूर्व में इस योजना के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य CM नीतीश कुमार ने रख दिया था, जिसे अब उन्होंने बढ़ा दिया है और इस प्रकार अगले वर्ष तक कुल 50 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विगत वर्षों में बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए हो रहे पलायन में तेजी से कमी आई है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ वर्ष पहले तक बिहार के 5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा कम हो रहा है। बड़ी संख्या में अब लोग वापस बिहार लौट रहे हैं। बिहार में रोजगार के नए अवसर लगातार मिलने के कारण पलायन में कमी देखी जा रही है।
है। बता दें कि बिहार में 2020 से लेकर अब तक करीब 7.24 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। इतने कम समय में इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी देकर बिहार ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में जाति और दल के साथ उतरने के लिए तैयार बीजेपी, और यहाँ पर दिल्ली महाराष्ट्र की सफलता को दोहराने की है योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के लिए लड़ाई 2025 के आखिर में होगी। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है और एनडीए के पास 138 सीटें हैं। फिलहाल बीजेपी 84 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। पूर्वी राज्य में चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भगवा पार्टी दिल्ली में अपने हाल के अनुभव से प्रेरणा लेगी, खासतौर से जनता से लगातार संपर्क और सुविचारित चुनाव मशीनरी से, जिसके कारण अनुकूल परिणाम मिले। 1 या 2 महीने के भीतर भगवा पार्टी के नेता राज्य में उतरेंगे और लोगों से संपर्क करने के लिए पूरे राज्य का दौरा करेंगे। पार्टी नेताओं को दिल्ली के नेताओं की तरह गाँवों और झुग्गी झोपड़ियों में रात बिताने के लिए कहा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी भेजिए, ढंग से इलाज कर देंगे। अबू आजमी पर बरसे सीएम योगी, कहा औरंगजेब को आदर्श मानते हैं सपा विधायक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अबू आजमी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोहिया से ज़्यादा औरंगजेब समाजवादी पार्टी के आदर्श है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली उनकी हालिया टिप्पणी पर विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और औरंगजेब पर दिए गए बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस वक्त को पार्टी से निकलो और यूपी भेजो, उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। योगी ने कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता हो, गर्व करने की बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता हो, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार है? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट कर दिया। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उनके बयान की निंदा क्यों नहीं की? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका उपचार कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यमुना नदी की सफाई को लेकर एक्शन मोड में सरकार, निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। नदी की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई हैं और इस बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। नाव में सवार होकर उन्होंने नदी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से चर्चा भी की है। आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। वहीं दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के साथ टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान भी बना रही है। सरकार यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना सरकार ने बनाई, जो यमुना नदी के लगभग 7-8 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू होगी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शेख हसीना की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे यूनुस को झटका, भारत ने नहीं दिया भाव। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उनकी वतन वापसी के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन भारत बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ढाका ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को औपचारिक पत्र भेजे थे, लेकिन नई दिल्ली से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। ब्रिटेन स्थित स्काई न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। 77 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं और वो छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थी, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को गिरा दिया था। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना, सावरकर मामले में पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ की अदालत में एक बार फिर बुधवार को पेश नहीं हुए। इससे कोर्ट नाराज हो गया और उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट
कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भी नहीं पेश होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था और इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने और घृणा फैलाने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रही है और अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख दी गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश सीमा के करीब गरजे भारतीय टैंक, फायरिंग अभ्यास से कई दुश्मनों को संदेश, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 2017 में डोकलाम में भारत के हाथों करारी हार चखने के बाद अब फिर से इन इलाकों में काम को तेज कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन के काम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ताक झांक करने से रोक दिया था। धीरे धीरे चीन अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा है और वहीं बांग्लादेश में मौजूदा हालातों में भी ये कॉरिडोर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। ISI बांग्लादेश में खुलेआम एक्टिव हो रही है और चीन का ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ नई तरह की साजिश रच सकता है। इसमें बांग्लादेश से लगती हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है। भारतीय सेना अपनी सीमा के पास पड़ोसियों के हर गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाई हुई है और इनसे निपटने के लिए अपनी तैयारियों को भी धार देना शुरू किया है। भारतीय सेना के टैंक बांग्लादेश सीमा के करीब इस तरह से बरसी की दुश्मन देशों को उसकी धमक जरूर सुनाई दी हो।